नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं आनंद। मसला एक बार फिर वही है जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका लगातार वार पलटवार जारी है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान का जिक्र करें तो ईरान ने लगभग ठान लिया है मिट जाएंगे, लेकिन इजराइल को मिटा के मिटेंगे। उसी का नतीजा है कि जो हाल फिलहाल में बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया गया इजराइल के, उससे नजर आता है कि ऐसा ना हो कि इजराइल का संपर्क बहुत सारे देशों से कट जाए। दूसरी तरफ अमेरिका का थर्ड जैसा डिफेंस सिस्टम तक अब लाचार नजर आ रहा है ईरान के हमले में, और लगातार हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलों से ईरान हमला कर रहा है। उसके निशाने पर न केवल इजराइल है बल्कि तमाम वो खाड़ी देश भी हैं जहां पर अमेरिकी बेस बने हुए हैं। इस सारे देश एक साथ अगर हम कहें तो ईरान कई देशों से अकेला मोर्चा ले रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल और अमेरिका ईरान पर पार नहीं पा रहे हैं। आनंद के पास सबसे पहले क्वेश्चन बेन गुरियन एयरपोर्ट को लेकर चलेंगे। आनंद, बेन गुरियन एयरपोर्ट जिस पर सीधा अटैक ईरान ने किया है, बेन गुरियन एयरपोर्ट की गंभीरता हम कैसे समझें? अगर वाकई ये निष्क्रिय हो जाता है तो फिर इजराइल के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप भी देख रहे हैं ईरान जो है कि लगातार इजराइल पर हमला बोल रहा है। आज 7वां दिन है। आज जिस तरीके से हमला बोला है, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट पर हमले करने का मतलब यही होता है कि दुनिया से संपर्क टूट जाना। तो ईरान जो है कि ठान लिया है कि इजराइल का पहले दुनिया से संपर्क तोड़ेंगे। क्योंकि अगर एयरपोर्ट पर अगर हमला होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हालांकि एयरलाइंस बंद है सारी जगहों पर, मिडिल ईस्ट के कई देशों ने एयरलाइंस बंद कर चुके हैं। लेकिन इस तरीके से जो ईरान ऑपरेशन अपना चला रहा है, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4, ये बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि 3 ऑपरेशन इसके पहले चले थे, लेकिन ये जो चौथा ऑपरेशन ईरान ने जो चलाया इजराइल के ऊपर, ये बहुत घातक शामिल हो रहा है। क्योंकि ये जो हमला हुआ है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, ये सीधे सीधे एक तरीके से हमले के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया, और उसके बाद यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल से वहां पर अमेरिका का जो आधुनिक थर्ड डिफेंस सिस्टम है वो फेल नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए चिंता का विषय है, और ईरान जो है कि उसके कमजोर नस को पकड़ लिया है और लगातार हमला बोल रहा है। क्योंकि आप भी देखेंगे तो कल जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय पे हमला हुआ था इजराइल के, आज फिर देखिए तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ, और कई जगहों पर ऐसे हमले हुए जहां पर कल तो यरूशलेम और उनके तेल अवीव पर हमला किया था। बिल्कुल, तेल अवीव पे भी हमला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए संकट का समय शुरू हो चुका है। और इस हमले के बाद, क्योंकि देखिए थर्ड डिफेंस सिस्टम फेल होने के बाद दुबई से लेके अबू धाबी तक धमाके गूंज रहे हैं। अब इसमें डर इस बात का है कि पूरे खाड़ी देश में जो है कि रेड अलर्ट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो चिंता का विषय यह है कि क्या पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध की चपेट में आ जाएगा। ऐसी संभावनाएं मतलब सामने नजर आ रही है। और ईरान जो है कि अपने हमले को रोक नहीं रहा है, लगातार हमला कर रहा है, चाहे अमेरिका के एयरबेस हो, चाहे फिर ईरान के इजराइल के प्रमुख शहरों पर लगातार हमला बोल रहा है। बिल्कुल, अंजाम जो भी हो, लेकिन कह दिया ना ईरान ने कि छेड़ दिया है आपने तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जो भी हो। थर्ड का जिक्र आप कर रहे थे आनंद। थर्ड वो सिस्टम बहुत आधुनिक डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो अगर फेल हो रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी घातक और कितनी स्पीड वाली मिसाइल ईरान के पास हैं, जो वाकई में किसी भी जगह इजराइल को भेज सकती हैं, किसी भी एयरपोर्ट को, किसी भी शहर को, किसी भी महत्वपूर्ण इमारत को। जिक्र भी कर रहे थे आपके रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया गया था। अब दूसरी बात अभी जिक्र आ रहा था कि इजराइल में सायरन बजे, लोगों को बंकरों में छिपने के लिए कहा गया। इसके पीछे एक जो बड़ा रीजन निकल कर आया था कि इजराइल ने दरअसल ईरान पर बमबारी की थी, मिसाइलें दागी थी। अब जब इजराइल ने अगर ईरान पर मिसाइलें दागी हैं तो ये तय है कि ईरान पलटवार करेगा। अगर ईरान पर मिसाइलें आई हैं तो ईरान पलटवार करेगा, और जाहिर है उस डर को इजराइल भी समझ रहा है। देखिए सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इजराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। इस हमले के बाद या फिर इस हमले के बीच हम ये कह लें कि इस हमले के बीच में वहां पर रेड सायरन बजे, एयर रेड सायरन। इस सायरन के बजने के बाद वहां पर जैसे कि मान लीजिए तेल अवीव हो गया, यरूशलेम हो गया, या फिर हम कह लें कि उनके रक्षा मंत्रालय हो गए, या फिर जिसका मैंने अभी जिक्र किया बेन गुरियन एयरपोर्ट, इन सभी जगहों पर लोग सुरक्षित जगहों पर भागने
गिरने लगे, क्योंकि देखिए बंकर की तरफ भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं वहां पर। और इसका स्पष्ट या फिर आंखों देखा हाल जो कि न्यूज 18 के वहां के पत्रकार पहुंचे हुए, न्यूज 18 के पत्रकार हैं रफीक अब्दुल, लगातार वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग से उनकी आंखों देखी की बात है कि वहां पर किस तरीके से ईरान मिसाइल हमला कर रहा है या फिर ड्रोन हमला कर रहा है इजराइल पर। तो इजराइल से ग्राउंड रिपोर्ट में सामने तो ये आया है कि कैमरे के सामने मिसाइल गिरा है वहां पर। तो ये जो न्यूज 18 के पत्रकार हैं उस रिपोर्टिंग के दौरान जब गिरने के बाद वहां पर ये स्पष्ट हो चुका है कि ईरान जो है कि अब रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल ईरान तो रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल 2-3 बातें और भी हैं। आप ईरानी ड्रोन करियर पर अमेरिकी हमला हुआ था, जहाज में आग भी लग गई थी। और आपको बता दें कि इससे पहले करीब 30 जो जहाज हैं अभी तक डुबोए जा चुके हैं या डूब चुके हैं। दूसरा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी के टॉर्पीडो हमले में ईरान युद्धपोत आयरिश डेना डूब गया। इसमें हालांकि श्रीलंकन जो नेवी है उसने कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया था। ये बताता है कि अब जो हमला है वो नेवी के थ्रू भी हो रहा है, पानी में भी लड़ा जा रहा है, हवा में भी लड़ाई लड़ी जा रही है अभी भी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि ये जो नेवी या फिर ये जो जहाज पर हमला हुआ था जिसमें 27 लोगों की मौत हुई है, ये दरअसल भारत से जा रही थी जी ईरान की ओर, और ये हमला हुआ है श्रीलंका के पास में जी। तो ये तो चिंता की विषय है, क्योंकि ईरान ने इस पर प्रतिक्रिया भी दिया। ईरान ने प्रतिक्रिया में ये भी बोला है कि ट्रंप या फिर अमेरिकी प्रशासन जिस तरीके से ईरान के प्रति रवैया रख रही है, ये आने वाले समय में अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने लगातार हमला पर जवाब भी दे रहा है। और इसी बीच एक और खबर सामने आई है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में ईरान की 9 सैनिकों को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरान का एक बड़ा ड्रोन कैरियर जहाज निशाने पर आया है और इसमें आग लग गई है। बताया जा रहा है कि यह जहाज आकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा था। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो इस्तेमाल इससे ये क्लियर है कि केवल नुकसान ईरान को नहीं बल्कि अमेरिका को भी हो रहा है, इजराइल को भी बड़े नुकसान हो रहे हैं, अमेरिका को भी अपने युद्धपोत खोने पड़ रहे हैं। और देखिए इसमें सभी देशों का नुकसान है, खास करके जो देश इस युद्ध में नहीं शामिल है। हम ये इनडायरेक्टली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितने भी अरब देश हैं वो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। आप देख लीजिए दुबई में किस तरीके से हमला हो रहा है, कतर पे किस तरीके से हमले हो रहे हैं, लेकिन उसका जवाब उन देशों की तरफ से अभी नहीं हुआ है। और डर इसी बात का है कि क्या इस युद्ध में मुस्लिम युद्ध हो जाएगा, मतलब मुस्लिम देशों का युद्ध हो जाएगा आपस में। क्योंकि देखिए अभी तक अरब देश कोई भी कार्रवाई करने के लिए, मतलब अभी तक तो अरब देश ये सोच रहा है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ये सोच रहे हैं कि अब जिस तरीके से हमले हुए जो भी हुए अब इसको खत्म करें, बातचीत करके खत्म करें, क्योंकि उनमें इस युद्ध में उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप देखिए सऊदी अरब में जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये मैसेज देने की कोशिश हुई थी ना ईरान के जरिए कि अगर आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके देश में अगर एयरबेस बना है, कतर हो या फिर सऊदी अरब हो या फिर कोई भी हो, बहरीन हो, अगर आपके देश में अमेरिकी एयरबेस बना है तो फिर आप अमेरिका के साथ है ना। आप अमेरिका के साथ हैं तो फिर ईरान से आपकी दुश्मनी हो गई। बिल्कुल। और ये बात एक तरीके से खामनेई साहब भी बोल चुके थे, हालांकि अब वो दुनिया में नहीं रहे। उनके जो बयान थे, उनके बयान में स्पष्ट था कि ईरान पर अगर हमला होता है या फिर कोई देश से, मतलब कि मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस है अमेरिका के, उन देशों से उस एयरबेस से अगर हमला होता है तो वो उस देश में शामिल, यानी जैसा अभी आपने बोला कि जिस देश से हमला होगा वो देश अमेरिका के साथ है। बिल्कुल। तो ये हालांकि इस युद्ध के पहले या फिर इस जो संघर्ष अभी चल रहा है, इस संघर्ष से पहले भी बाकी अरब जो देश थे उन्होंने ट्रंप को साफ मना कर दिया था कि आप हमारे समुद्र क्षेत्र, वायु मतलब जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों को आप यूज नहीं कर सकते। जो एयरबेस बनाए हुए उसको यूज नहीं कर सकते। हालांकि आप देखिए खबर जिस तरीके से सामने आ रहा है, अमेरिका सारे एयरबेस को यूज कर रहा है। एक बात और भी निकल कर सामने आई थी, आप कह रहे हैं कि इन सारे देशों ने कहा कि आप हमारा युद्ध क्षेत्र इस्तेमाल ना करें। संयुक्त अरब अमीरात जिसने कहा भी था कि आप हमारे एयरबेस को इस्तेमाल ना करें, लेकिन कहा यही गया था कि लॉबिंग में वो भी शामिल था कि आप ईरान पर अटैक करें। देखिए ये तो आप सही करें, कुछ रिपोर्ट्स में या फिर कुछ सोर्सेस के माध्यम से ये सामने आया था कि सऊदी अरब के जो मंत्री हैं वो चाहते थे कि ईरान पर हमला हो, इसलिए हो क्योंकि ईरान जो है कि बहुत मजबूत हो जाएगा अगर हमला नहीं होगा तो।
प्रोटेस्ट जिस तरीके से चल रहे थे वो चाह रहे थे कि इस प्रोटेस्ट के आड़ में हाँ। वहां पर रिजिम चेंज हो जाए। हालांकि अभी रिजिम चेंज का जो सपना है, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, उनके अभी सपने पूरे नजर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ABC कई प्लान हैं, अगर हाँ। कहें ईरान के पास बहुत सारे प्लान हैं, अगर एक प्लान फेल होता भी है तो। अच्छा, रमजान के बीच अल अक्सा बहुत बड़ी मस्जिद है, या कहें कि विश्व प्रसिद्ध मस्जिद है, वहां पर जुमे की नमाज रद्द की गई थी। इससे जो बिल्कुल क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, अभी हमने आपको बताया कि यरूशलेम हो, तेल अवीव हो, या फिर आप ये देख लीजिए कि मतलब जितने भी मिडिल ईस्ट के या फिर इजराइल के जितने भी प्रमुख शहर हैं वहां पर हमले हो रहे हैं। और यही कारण, यही की वजह से अल अक्सा मस्जिद में जो हर रमजान पर क्या बोलते हैं, जुम्मे की नमाज पर जो नमाज अदा किए जाते हैं उसको रद्द कर दिया गया है। इजरायली सिविल प्रशासन जो है वो उनका कहना है कि ईरान के हमलों के बाद सुरक्षा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही ओल्ड सिटी के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। यानी कि सिर्फ मस्जिद, यानी कि जो अल-अक्सा मस्जिद है सिर्फ उसको ही नहीं बंद किया गया है, बल्कि और धार्मिक जो स्थल हैं उनको भी बंद किया गया है। और प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, यानी प्रवेश की जो अनुमति है उसको भी बंद कर दिया गया है। अगले फैसले तक, मतलब जो अगला आदेश तक यहाँ पर कोई भी गतिविधि या फिर कोई भी जमावड़ा नहीं होगा, ऐसा इजराइल प्रशासन का कहना है। ठीक, बिल्कुल। IRGC यानी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC जिसे हम कहते हैं, उसकी अब कमान अहमद वाहिदी के हाथ में चली गई। लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर अपने दर्शकों को बता दें कि IRGC सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर हम कहें ईरान में सबसे स्ट्रॉन्ग एक मिलिट्री ग्रुप कहें जिसे, और दूसरा ये कि ये कहा जाता है उसकी तैयारी इस तरह से की गई है कि अगर लीडरशिप भले ही बदलती रहे, लीडरशिप रहे ना रहे, लेकिन उसके पास एक अपना पावर है कि कैसे देश की रक्षा करनी है, कैसे ऑपरेट करनी है। मिसाइल का अटैक पावर भी IRGC के पास है। अब नए व्यक्ति के, अहमद वाहिदी के हाथ में आई है, कैसे क्या इसका रिएक्शन होगा? देखिए आपको भी पता है कि IRGC जो था वो आयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में चलता था। और आज से नहीं, जब से खुमैनी साहब थे या फिर खुमैनी साहब के बाद जब राष्ट्रपति बने थे आयतुल्लाह अली खामनेई, उसके बाद से लेकर के अब तक 79 के बाद से अगर हम बात करें, तब से लेकर अब तक देश की रक्षा की जिम्मेदारी IRGC के हाथ में। वो मारे नहीं गए थे तब तक उनके ही नेतृत्व में IRGC चल रहा था। और उनके मरने के बाद खबरें सामने ये आई कि जो उनके सलाहकार हैं अली लारिजानी, उनके नेतृत्व में चल रहा था। लेकिन अब इजराइल ने इसको स्पष्ट कर दिया है और एक तरीके से इसका कमान जो है अब अहमद वाहिदी के पास चला गया है। ईरान ने क्लियर कर दिया। ईरान ने क्लियर कर दिया है। और इस IRGC का नेतृत्व है कि अब अहमद वाहिदी ही करेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा क्योंकि अभी संकट की घड़ी है ईरान के लिए, और ईरान अब ये नहीं चाहता, क्योंकि ये जो अहमद वाहिदी हैं ये भी बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं और इस समय इनको ये जो कमान दिया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि ईरान अभी किस परिस्थिति में गुजर रहा है। और इस युद्ध में अभी तक बहुत सारे बड़े कमांडर मारे भी गए हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ भी उन लोग जो शामिल थे बड़े कमांडर, वो भी मारे गए हैं। तो इससे पहले जो है कि जो प्रमुख थे मोहम्मद बाकरपुर भी इस हमले में मारे गए थे। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब जो कमान है अहमद वाहिदी को दी जाए। यानी कि प्रमुख भले ही मारा जाएगा, लेकिन एक्शन नहीं रुकेगा। अपनी जवाबी कार्रवाई IRGC लगातार जारी रखेगी। अच्छा, अजरबैजान का भी जिक्र कर लेते हैं। ईरान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहा है अजरबैजान में भी एक ड्रोन फटा था, उसको लेकर ये रिएक्शन है। बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, क्योंकि पहला एक ऐसा देश है जो अजरबैजान साफ तौर से ईरान को चेतावनी दे दिया है। और चेतावनी में साफ ये बोल दिया है कि जिस तरीके से ईरान हमला बोल रहा है ये ईरान के लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि अजरबैजान जो है कि अजरबैजान में जिस तरीके से बमबारी हुई है, या फिर हम ये कह लें कि आपने जैसा आप बताया कि ड्रोन फटा है, तो इस पर ईरान ने अब जवाब दे दिया है। ईरान ने आरोप जो लगा हुआ था उस पर ईरान ने साफ जवाब दिया है और ईरान ने बोल दिया है कि ये जो अजरबैजान या फिर तेल ठिकानों पर जो हमला हुआ है वो ईरान की तरफ से नहीं किया गया है। इसमें इजराइल की साजिश है और उन्होंने इस तरीके से पूरा आरोप जो है कि इजराइल पे लगा दिया है कि इजराइल ने ये हमला किया है। इजराइल के पीछे ये है जो ड्रोन ब्लास्ट हुआ है। मकसद है वो इजराइल है और इजराइल का ही यहाँ पर हमला हुआ है।
जो कि एक तरीके से ये तनाव की स्थिति भी पैदा, मैंने जैसा आपको पहले भी बोला जी। कि आपस में मुस्लिम देश लड़ सकते हैं, तो पहला ये जो देश है अजरबैजान, इसने ईरान को खुली धमकी दी, चैलेंज कर दिया। अच्छा, लेकिन चूंकि अब जंग छिड़ी हुई है तो स्वाभाविक है देश को भी वो नुकसान तो होना ही होना है। ईरान की तरफ से बताया गया कि 3000 से ज्यादा जो घर हैं वो हमलों से क्षतिग्रस्त हो गए, 500 से ज्यादा व्यावसायिक केंद्रों को नुकसान पहुंचा है। लगातार चाहे बाजार हो, बहुत बड़े स्तर पर नुकसान इस युद्ध से अभी तक हो चुका है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हुआ है। ईरान को तो काफ़ी नुकसान हुआ इस मामले में, क्योंकि देखिए ईरान में आज से नहीं, पहले तो एक तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है काफी दिनों से, उससे ही लोग त्रस्त हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है सभी की। अब इस युद्ध में जो एक तरीके से झेलना पड़ रहा है ईरानी जनता को, उसमें 3000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, करीब 500 व्यवसायिक केंद्र नुकसान हुए हैं, 14 मेडिकल केंद्र जो है वो भी तबाह कर दिए गए हैं। तेहरान का बाजार हो या फिर मोहराब एयरपोर्ट हो या फिर आज़ादी बोले स्टेडियम हो, तो इन जितने भी प्रमुख जंग है, ठीक है, जंग चल रही है आनंद, लेकिन सवाल ये कि कम से कम सिविलियंस को आपको छोड़ना चाहिए, बचना चाहिए, आपको हॉस्पिटल्स को छोड़ना चाहिए, जो एक खबर भी आई थी, आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ना चाहिए थी, जो एक खबर आई थी कि कितनी बच्चियों पर वहाँ पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पर अटैक हुआ था इजराइल का। 165 इसमें बच्चियों की मौत हुई थी, और इसको लेकर के ईरान यूएन भी गया था, संयुक्त राष्ट्र में जाकर के इस पर एक तरीके से कार्रवाई की मांग भी की थी कि ईरान पर जिस तरीके से हमला हुआ, पहला ही ये पहला दिन था जब हमला हुआ था, और इस हमले में वो जो स्कूल थे उसमें 165 से अधिक, जो करीब लगभग 165 के करीब में बच्चियों की मौत हुई थी। इस मौत के बाद ईरान के जो प्रवक्ता थे, वो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता थे, वो जा करके खूब गरजे भी थे और गुस्सा भी जताया था इजराइल और अमेरिका पर, और यूएन से रिक्वेस्ट भी किया था कि ये जो हमला हो रहा है इसको रोका जाए, और इजराइल जो है और अमेरिका जो है, ये जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई करना चाहिए, मतलब सैन्य ठिकानों पे हमला करना चाहिए, लेकिन ये जो है कि अस्पताल हो या फिर इनसे कम से कम गिनवाया है कि अस्पताल हो, बाजार हो, स्कूल हो, इन सभी पर हमला नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट किया था यूएन में जाकर के, और इस पर अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं हुआ कि क्या यूएन फैसला लेता है। हालांकि जिस तरीके से अपडेट आ रही है, हम लोग लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहे हैं। बिल्कुल हालांकि आनंद, एक बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी सूरत में भाई कितनी भी हमले इजराइल या अमेरिका के जरिए किए जाएं, लेकिन जवाब जरूर पूरी तरह से उसी अंदाज में मिल रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइलों से मिल रहा है, और कई जगह तो जो थर्ड का जिक्र इससे पहले भी हमने किया था वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी जंग किसी भी सूरत में रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका भी इस बात को अज़्यूम कर रहा है, समझ रहा है कि ईरान से निपटना इतना आसान नहीं है, वेनेजुएला नहीं है, ईरान इराक जैसी स्थिति नहीं है, कई और दूसरे देशों पर अभी तक अमेरिका ने हमला किया, लेकिन ईरान उन सबसे अलग है, उन सबसे जुदा है, और यही नुकसान भी यहाँ पर इजराइल और अमेरिका को उठाना भी पड़ रहा है। ईरान और माफ कीजिएगा, इजराइल और अमेरिका का भी बहुत बड़े पैमाने पर इस युद्ध में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे आगे भी अपने इस वीडियो में, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।